हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज, तुम में से लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट्स करके बोल रहे थे कि वर्षा दीदी प्लीज़ मेक वीडियो फॉर लिटरेचर, ताकि हम लोग यहाँ पर तुम्हारा स्टोरीज का तुम लोग कैसे रिविजन कर सकते हो। देखो, स्टोरी सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, बुक से तुम लोगों को सारा कुछ यहाँ पर देख लेना है, पूरा स्टोरी देख लेना है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में रैंडम हम लोग अलग अलग चैप्टर से एक्सट्रैक्ट लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। क्विकली हम लोग डिस्कस करेंगे बिकॉज वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर टोटल तुम लोग देख सकते हो 14 पेजेस है। तो पर्टिकुलरली जो भी है हम लोग शॉर्ट में एक बार तुम लोग गो थ्रू कर लेना, आंसर्स याद नहीं करना है, जस्ट एक बार रीड कर लेना है। इस टाइप का क्वेश्चंस मोस्टली तुम्हें यहाँ पर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस मिलेगा। अब यहाँ पर डेफिनेटली सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये तुम्हारा लिटरेचर है, पूरा स्टोरी है, कहानी है, पोएम्स है, अंदर अंदर से क्वेश्चन आएगा। लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे रैंडम क्वेश्चन जो कि तुम्हें यहाँ पर रिवीजन करने के लिए काफी हेल्प करेगा। बिकॉज तुमने यहाँ पर मान लो कि बुक से सारा स्टोरीज देख लिया, लेकिन तुमने यहाँ पर अगर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं किया है तो आंसर्स कैसे तुम्हें लिखना है वो तुम्हें आइडिया नहीं लगेगा और तुम लोग यहाँ पर आंसर्स ठीक से नहीं लिख पाओगे। तो यहाँ पर देखो, रैंडमली सारा चैप्टर्स जो भी तुम्हारा स्टोरीज में अलग अलग चैप्टर है वहाँ का कुछ एक्सट्रैक्ट्स है और इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तुम्हारा यहाँ पर एग्जाम में, सिमिलर टाइप का। तो हम लोग सबसे पहले ये गर्ल हु कैन से क्वेश्चन है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द गर्ल हु कैन बाय अमा अटा although and answer the questions। तो यहाँ पर तुम्हारा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का लाइन है, एज आई कीप सेइंग इफ एनी वुमन डिसाइड्स टू come into this world with her 2 legs, then she should select legs that have meat on them with good calves, because you are sure such legs would support solid hips and a woman must have solid hips to be able to have children। so ये तुम्हारा लाइन है इस पर्टिकुलर स्टोरी से। और ये स्टोरी से यहाँ पर पहला क्वेश्चन, सारा स्टोरीज का ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं कुछ पोएम्स के भी ऊपर इंपॉर्टेंट कुछ एक्सट्रैक्ट्स के ऊपर ऐसे वीडियो बना दूं ताकि तुम्हारा यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम के लिए। बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा कोई PYQ भी नहीं है, राइट। पहले तुम्हारा मर्चेंट ऑफ वेनिस चलता था, ट्रेजर ट्रोव था, अब तुम्हारा ट्रेजर चेस्ट है, तो कोई PYQs भी नहीं है रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर इस वीडियो को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द गर्ल हु कैन। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ऑथर का नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो सारा जो भी तुम्हारा चैप्टर है, चैप्टर का ऑथर का नाम देख लेना पोएम्स एंड स्टोरीज से। सो हु इज द ऑथर ऑफ द गर्ल हु कैन, लेट्स डिस्कस। यहाँ पर आंसर तुम्हारा इधर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो द ऑथर ऑफ द गर्ल हु कैन इज अमा। ये जो है तुम्हारा आंसर, अगर तुमने ठीक तरीके से रीड किया है तो यहाँ पर देखो आंसर ऑलरेडी इधर दिया हुआ है, तो तुम लोग सिंपली यहाँ पर इधर से कॉपी कर सकते हो। तो ये यहाँ पर आंसर हमें क्वेश्चन में ही मिल गया। काफी बार ऐसा होता है, कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है, तो थोड़ा क्वेश्चन को भी अच्छे से रीड करना, हेडिंग वेडिंग सब देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट अबाउट अ वुमेन्स लेग इन द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाई आर सॉलिड हिप्स इंपॉर्टेंट फॉर अ वुमेन। दिस इज बेस्ड ऑन रिकॉल एंड अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स डिस्कस द आंसर क्विकली। आंसर एक बार मैं रीड कर रही हूँ, तुम लोग गो थ्रू कर लो एक बार, जस्ट तुम्हें याद नहीं करना है, गो थ्रू करना है। So the author suggests that if a woman come into this world with legs, she should select legs with meat on them and good calves. According to the extract, solid hips are important for a woman to have children. This is the answer. Simple answer है और स्टोरी भी तुमने पढ़ा होगा गर्ल हु कैन वाला। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर B इज व्हाट डज द टर्म मीट सिग्निफाई इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सो व्हाट डज मीट मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाई डज द स्पीकर एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग गुड काव्स एंड सॉलिड हिप्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पर आंसर करना है। तो यहाँ पर हम लोग आंसर देखते हैं नंबर B का आंसर देखो क्या लिखा है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द टर्म मीट रेफर्स टू अ सर्टेन फुलनेस, राइट, मसल्स और फिजिकल robustness. The speaker emphasizes the importance of having good calves and solid hips because these physical attributes are believed to indicate strength and health. So ये होगा, and the speaker suggests that such attributes are essential for supporting a woman's ability to bear children, reflecting traditional view. Basically ये सबसे ज़्यादा important है, reflecting the traditional view on the link between physical appearance and fertility. सो यहाँ पर लास्ट पॉइंट जो है थोड़ा यहाँ पर याद रखना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो तुम लोग लिख सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सी का क्वेश्चन देखते हैं। सी का क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द स्पीकर्स एम्फेसिस ऑन फिजिकल एट्रीब्यूट्स रिफ्लेक्ट सोसाइटल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वुमेन्स बॉडीज। दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सी का यहाँ पर आंसर देखो, सोसाइटल यहाँ पर नॉर्म्स के बारे में, एटीट्यूड्स के बारे में लिखना है। द स्पीकर्स एम्फेसिस ऑन फिजिकल एट्रीब्यूट्स रिवील सोसाइटल एटीट्यूड्स दैट प्लेस
that place value on specific body types and traits, that means characters, as indicators of health and fertility. This reflects a cultural expectation that a woman's worth and capabilities are closely tied to her physical appearance, particularly in relation to bearing children. So ये तुम्हारा ट्रेडिशनल व्यू के बारे में बताया गया है. दिस इज द सोसाइटल एटीट्यूड especially of the woman. Now D, let's move ahead to question number D. So D is, what is the primary concern of the speaker regarding a woman's physical appearance, and how does this concern relate to the speaker's view on fertility and childbearing? So number D का answer let's see. This is again recall and analysis based question. So D is, the primary concern of the speaker regarding a woman's physical appearance is her ability to have children. The speaker believes that having good calves and solid hips is crucial, means important for supporting the physical demands of childbearing, indicating a focus on fertility as the key aspect of women's role and value in the society. Now let's move ahead to question number E. Question number E is the last question for this one, this पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो ई का क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ द पैसेज द स्पीकर्स व्यू माइट सीम कॉन्ट्रोवर्शियल. व्हाट इज द अंडरलाइंग रीजन फॉर द स्पीकर्स एम्फेसिस ऑन फिजिकल और एट्रीब्यूट्स. तो कॉन्ट्रोवर्शियल का मतलब क्या है? कॉन्ट्रोवर्शियल मीन्स जो चीज़ की वजह से कॉन्ट्रोवर्सी, यानी कि मतलब एक टॉपिक जिसमें कि सबका अलग अलग यहाँ पर ओपिनियन हो सकता है, कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है. तो ये चीज़ बोला गया एट द एंड ऑफ द पैसेज. And how would you justify or critic the speaker's perspective based on contemporary understandings of body image and gender roles? तो ये हमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करके लिखना है, सारा पार्ट आंसर करना है. देखो एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन है, सब पार्ट को तुम्हें यहाँ पर आंसर करना है. सो यहाँ पर ई का जो आंसर है, यहाँ पर तुम्हारा आंसर है, लेट्स रीड. At the end of the passage, the speaker's view might seem controversial due to their emphasis on physical attributes and traditional notions of femininity. The underlying reason for the speaker's emphasis is a belief in the direct correlation between physical traits and reproductive capabilities. From a contemporary perspective, this view can be critiqued for reinforcing stereotypes. Stereotypes मतलब I hope कि तुम सभी को पता है, and limiting women's values to their physical attributes and reproductive roles. Modern understandings of the body image and gender roles emphasize diversity and challenge the notion that physical characteristics determine a woman's worth or capability. नेक्स्ट यहाँ पर देखो हम लोग दूसरा एक्सट्रैक्ट गाइज डिस्कस करेंगे. दूसरा तुम्हारा एक्सट्रैक्ट कहाँ से है, देख लेट्स सी. नाउ दिस इज फ्रॉम योर वो चैप्टर लास्ट लेसन से है. सो यहाँ पर क्या है, लास्ट लेसन बाय अल्फोंसी डॉडेट एंड आंसर द क्वेश्चंस. तो यहाँ पर फर्स्ट है, माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लोरेन. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन. I want you to be very attentive. These lines are said by Mr. M. Hamill, right? Who is the teacher? तो यहाँ पर इसके बेसिस पे ये जो चैप्टर है, इससे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हु इज स्पीकिंग इन द गिवन एक्सट्रैक्ट. कौन यहाँ पर बोल रहा है? ही इज मिस्टर एम हैमिल. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट डज द स्पीकर मेक टू द स्टूडेंट्स. सो व्हाट सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट एक्सट्रैक्ट में ही दिया हुआ है, दैट दिस इज देयर लास्ट फ्रेंच class, and after that order has come from Berlin, that order has come that now this language, that is French language, is going to be banned. And how does the speaker want the students to behave during this class? He wants the students to be very attentive, right, and to focus. So यहाँ पर आंसर देख लो, एक बार हम लोग रीड कर देते हैं. The speaker in the given extract, the speaker in the given extract is the teacher. टीचर का नाम लिख देना, M. Hamill टीचर है. द सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट द स्पीकर मेक्स इज दैट दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन he will give because the order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine, and the speaker wants the students to be very attentive during the last lesson. तो ये हमने डिस्कस किया, काफ़ी इजी चैप्टर है ये वाला. सेकेंड यहाँ पर क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन है बी का क्वेश्चन है, टू whom does the speaker compare this lesson and mention 2 reasons he gives for making this comparison. So किसको कंपेयर करता है? आंसर देखो क्या है, the speaker compares this lesson to a final opportunity or a moment of closure. क्योंकि अब यहाँ पर फिर से पढ़ाया नहीं जाएगा, लास्ट बार उन लोगों को यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन हो रहा है. He emphasizes that it is the last lesson in French
because the order from Berlin mandates that only German will be taught from now on. So this comparison underscores the sense of finality and the end of an era for the student. Next यहाँ पर नंबर सी का क्वेश्चन देखो, सी का क्वेश्चन क्या है? सी का क्वेश्चन है why has the speaker decided that this would be the last lesson in French? So why he has decided that it would be the last lesson? So again तुम्हें घुमा फिरा कर वही लिखना है, that order has come from Berlin that it will not be taught. German जो है जर्मन लैंग्वेज यहाँ पर टीच किया जाएगा स्टूडेंट्स को. द स्पीकर डिसाइडेड दैट दिस वुड बी द लास्ट लेसन इन फ्रेंच बिकॉज ऑफ द न्यू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन विच रिक्वायर्स दैट ओनली जर्मन be taught in the schools of Alsace and Lorraine. The decision reflects the imposition of German cultural and linguistic dominance. Dominance मतलब language को यहाँ पर जो है बैन कर दिया जा रहा है, so dominate किया जा रहा है over the region. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. डी का क्वेश्चन देखो, डी का क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स अपॉन हियरिंग द अनाउंसमेंट? हाउ डिड दिस रिएक्शन रिफ्लेक्ट देयर फीलिंग्स अबाउट द चेंज? सो यहाँ पर इमीडिएट रिएक्शन क्या था स्टूडेंट्स का एंड स्पेशली फ्रांस का, वो तुम्हें यहाँ पर लिखना है. सो इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज वन ऑफ सैडनेस एंड रिग्रेट. दे वर रिग्रेटिंग. Their reaction reflects their sense of loss and emotional impact of the end of their instruction in their native language. This response highlights their attachment to their cultural identity and the significance of the French language to their personal and communal sense of self. Now let's move ahead to number E. Number E का क्वेश्चन चलो हम लोग देख लेते हैं. अगेन ये एक्सट्रैक्ट का लास्ट क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन क्या है? वाई इज द स्पीकर्स फेयरवेल सिग्निफिकेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी? स्पीकर्स फेयरवेल मतलब मिस्टर एम हैमले इज लिविंग, सो उसका फेयरवेल यहाँ पर क्यों सिग्निफिकेंट है? वुड यू क्लासीफाई द स्टोरी एज अ रिफ्लेक्शन ऑन कल्चरल लॉस और अ नरेटिव अबाउट पर्सनल इम्पैक्ट? यू हैव टू प्रोवाइड रीजंस फॉर योर आंसर. एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, सो उसका आंसर चलो हम लोग देखते हैं. यहाँ पर आंसर है द स्पीकर्स फेयरवेल इज सिग्निफिकेंट एज इट मार्क्स द एंड ऑफ फ्रेंच इंस्ट्रक्शन and the cultural shift imposed by external authority, that is order has come from Berlin, so it is from the German authority. This story can be classified as a reflection on cultural loss as it addresses the impact of cultural and linguistic, that means language suppression, on the personal and collective identity of the students. It illustrates the emotional and psychological consequences at such cultural changes on individuals and their communities. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट सेक्शन. इसके अंदर अगेन यहाँ पर दो एक्सट्रैक्ट मिलेगा. पहला एक्सट्रैक्ट यहाँ पर तुम्हारा रे ब्रैडबरी का पेडेस्ट्रियन, द पेडेस्ट्रियन जो स्टोरी है वहाँ से है. सो ये तुम्हारा लाइन है, ही वुड स्टैंड अपॉन द कॉर्नर ऑफ एन इंटरसेक्शन एंड पियर डाउन लॉन्ग मूनलिट. ये तुम्हारा लाइन है, मैं रीड नहीं कर रही, वीडियो लेंदी हो जाएगा इसीलिए. हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं. यहाँ पर लिखा है वेयर वॉज द कैरेक्टर एंड वाई हैड ही गॉन देयर एंड वाई डू यू थिंक the character felt a sense of solitude or isolation in the world of AD 2053. ये हमें यहाँ पर लिखना है. So where had the character gone? Firstly ये लिखना है. तो आंसर तुम्हारा यहाँ पर है. In Ray Bradbury's The Pedestrian, that is story The Pedestrian, the character Leonard Mead is walking through a desolate फ्यूचरिस्टिक सिटी इन द ईयर 2053. सिटी का नाम नहीं लिखा है, अननेम्ड सिटी है. ही स्ट्रोल्स अराउंड द डेजर्टेड sidewalks and streets thinking about the quiet shadowy houses all around him. Mead has gone there for his nightly stroll, something he adores doing. His walks serve as an escape from the ubiquitous technological isolation and he takes comfort in the calm of the city and the crispness of the winter air. Now let's move ahead to second one. Second question यहाँ पर क्या है? Let's see the question. Second question है यहाँ पर number B. What does the phrase final decision suggest in this context and why did the character turn back towards the it should be towards the far off house. सो फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है? फ्रेज फाइनल डेस्टिनेशन. सो हियर इज द आंसर. द फ्रेज फाइनल डेस्टिनेशन सजेस्ट दैट द कैरेक्टर हैड रीच्ड अ सिग्निफिकेंट एंड कंक्लूसिव चॉइस और रियलाइजेशन. द कैरेक्टर टर्न्ड बैक टुवर्ड्स द far off house likely because it represented a place of importance or significance in his decision making process, possibly a place connected to his past or to the resolution he had come to.
तो ये तुम्हारा आंसर है। थोड़ा यहाँ पर ऊपर ऊपर से जस्ट देख के समझ लो तो उतना काफ़ी है। देखो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चंस तुम्हें मिल सकता है और इस चैप्टर से तुम्हें मिल सकता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस। फिर हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं ये वाला, हाउ डज द कैरेक्टर सेंस ऑफ बीइंग अलोन इन्फ्लुएंस हिज एक्शंस और थॉट्स इन द स्टोरी। सेंस ऑफ बीइंग अलोन, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस हिज एक्शंस। ये देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का ऐसा आ सकता है। तो तुम्हें अगर मतलब इस टाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिले तो तुम क्या लिख सकते हो, कैरेक्टर सेंस ऑफ बीइंग अलोन प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंसेस हिज एक्शंस एंड थॉट्स ड्राइविंग हिम टू मेक अ क्रूशियल डिसीजन एंड रिटर्न टू द फार ऑफ हाउस। दिस सेंस ऑफ आइसोलेशन में लीड हिम टू कॉन्टेम्पलेट हिज चॉइसेस मोर डीपली एंड रिफ्लेक्ट ऑन हिज पास्ट इम्पैक्टिंग हिज रेजोल्यूशन एंड एक्शन। नेक्स्ट इज नंबर डी। नाउ नंबर डी का क्वेश्चन देखो। अब नंबर डी का क्वेश्चन क्या है, डी का क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डार्केंड विंडोज एंड साइलेंट होम्स इन द स्टोरी। तो ये तुमने जब स्टोरी पढ़ा होगा तो ये सुना होगा तुमने, डार्केंड विंडोज एंड साइलेंट होम्स, हाउ डज द एम्प्टी सिटी कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मैसेज ऑफ द नरेटिव। तो इसका यहाँ पर नंबर डी का आंसर इधर लिखा हुआ है, लेट्स सी। द डार्केंड विंडोज एंड साइलेंट होम सिग्निफाई द वाइड स्प्रेड disengagement of people from the outside world and their immersion in technology, which contributes to the overall sense of loneliness and isolation. The deserted streets and silent homes create a stark backdrop that highlights the alienation of individuals and the oppressive control of technology, reinforcing the story's मैसेज अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन कनेक्शन एंड फ्रीडम। देखो इस चैप्टर का, स्टोरी का अगर थीम पूछा जाए तुम्हें, व्हाट इज द सेंट्रल थीम, तो तुम सिंपली क्या लिख सकते हो, डिसह्यूमनाइजेशन, डीह्यूमनाइजेशन तुम लोग लिख सकते हो, DEHUMANIZATION, डीह्यूमनाइजेशन। एंड वन मोर यू कैन राइट अबाउट नॉन कन्फॉर्मिटी। सो नॉन कन्फॉर्मिटी भी होगा, तो ये तुम्हारा मेजरली यहाँ पर। और तुम लोग ये भी लिख सकते हो कि इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये भी तुम लोग लिख सकते हो। बेसिकली ये सारा थीम है ये स्टोरी का, पेडेस्ट्रियन का। फिर यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एट द एंड ऑफ द स्टोरी एज मेड इज taken away, he looks back at his brightly lit house. What does this signify and how would you justify his action? So brightly lit house किसका था, उसी का था, राइट। यहाँ पर जो लियोनार्ड है उसका ही यहाँ पर ब्राइटली लिट हाउस था। सो अगर हम लोग ई का देखें, सो द ब्राइटली लिट हाउस एम्फसाइजेज मीट्स प्रोफाउंड आइसोलेशन विथ हिज सोसाइटी while his house is lit and suggests life and human presence. The city around it is empty and silent, and Mead's final look at his house can be seen as a symbolic farewell. It signifies his last moment of connection with the world he knew before. तो ये तुम लोग इस टाइप का लिख सकते हो। फिर यहाँ पर दूसरा एक्सट्रैक्ट देखो, दूसरा एक्सट्रैक्ट यहाँ पर फिर से वो वाला है तुम्हारा लास्ट लेसन का। तो माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। तो ये सब तुम्हारा है। तो व्हाट इज एम हैमल्स ऑक्यूपेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्सट्रैक्ट, ही इज़ अ टीचर। तुम लोग लिख सकते हो सिंपली, ही इज़ अ टीचर। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट डज द एक्सट्रैक्ट रिवील अबाउट हिज फीलिंग्स टुवर्ड्स द फाइनल लेसन, ही इज़ वेरी इमोशनल because he is teaching French lesson for the very last time. When is the change in language instruction set to take effect? So यहाँ पर लिखा हुआ था from tomorrow order has come from Berlin that from tomorrow new teacher will come, right? तो ये तुम लोग लिख सकते हो from the next day onwards. तुम लोग आंसर एक बार देख लो। So here is the answer. The teacher's occupation is that of an educator or school teacher. The extract reveals that the teacher feels a sense of finality and sadness about the last lesson, indicating a deep emotional connection to the local language and educational tradition. The change in language instruction is set to take effect immediately as the teacher's announcement marks the end of teaching in the native language. नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये बहुत इजी है, तुम लोग यहाँ पर सिंपली बनाकर लिख सकते हो। तो क्विकली हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एम हैमल्स अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द चेंज इन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट द ब्रॉडर हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। थोड़ा सा यहाँ पर हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में डिस्कशन यहाँ पर करना है। लाइक यहाँ पर वॉर उस टाइम चल रहा था, तो वॉर का इम्पैक्ट था। यहाँ पर जर्मन्स जो है
जर्मन्स यहाँ पर जीत गए थे बर्लिन, एंड जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको यहाँ पर बैन इसलिए किया जा रहा था क्योंकि वो उसके अंडर में था, जो कि बेसिकली फ्रांस था। एल्सिस एंड लोरेन एक पार्ट है, फ्रांस का एक पार्ट था एल्सिस एंड लोरेन। तो ये तुम लोग बनाकर लिख सकते हो, थोड़ा सा तुम्हें बैकग्राउंड पता होना चाहिए स्टोरी का। नेक्स्ट यहाँ पर सी है वाई माइट एम हैमिल फील अ सेंस ऑफ सैडनेस अबाउट द लास्ट लेसन बीइंग गिवन बाय हिम। सो बिकॉज ये 40 ईयर्स से टीचिंग कर रहे थे स्कूल्स में और ये यहाँ पर पढ़ा रहे थे, और अभी इसको यहाँ पर बहुत सैडनेस होता है कि वो जो लैंग्वेज है काफ़ी ज़्यादा वो लैंग्वेज से अटैच थे और अचानक से वो लैंग्वेज बैन हो रहा है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील होता है। और तुम लोगों ने स्टोरी में भी पढ़ा होगा कि वो खुद को भी इसके लिए ब्लेम करते हैं कहीं ना कहीं, स्टूडेंट्स को। यहाँ पर ओल्ड हॉसर जो है उनको सबको, मतलब कि पूरे विलेजर्स को भी ब्लेम करते हैं और पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं। तो यहाँ पर तुम लोग ये सब बनाकर लिख देना। नेक्स्ट है डी का क्वेश्चन, हाउ डज द अनाउंसमेंट अबाउट द न्यू लैंग्वेज पॉलिसी इम्पैक्ट द स्टूडेंट्स एंड देयर परसेप्शन ऑफ देयर एजुकेशन, व्हाट इज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जस्ट एक बार देख लेना ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, व्हाई इज एम हैमिल्स डिसीजन टू गिव द लास्ट लेसन सिग्निफिकेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट, देखो घुमा फिरा कर सेम ही क्वेश्चन है, सो वी आर जस्ट स्किपिंग दिस वन एंड लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट यहाँ पर विद द फोटोग्राफर का क्वेश्चन है। तो विद द फोटोग्राफर में अभी यहाँ पर जो है क्वेश्चंस बस दिखा दे रही हूँ, तुम लोग यहाँ पर देख लो, तुम लोग बनाकर आंसर खुद से ट्राई करना लिखने का। व्हाई डिड द स्पीकर विजिट द फोटोग्राफर, इजी है, क्यों विजिट किया था। व्हाट डिड द स्पीकर बिलीव अबाउट द फोटोग्राफ ही वांटेड टू ऑब्टेन। हाउ डिड द स्पीकर डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ हिज नेचुरल अपीयरेंस। तो ये काफ़ी ईजी है, अगर तुमने स्टोरी पढ़ा यू कैन बी एबल टू आंसर दिस। खुद से ये क्वेश्चन खुद से पूछना, अगर नहीं आए तो एक बार स्टोरी बुक से लाइन बाय लाइन रीड करना, ये पार्ट तुम्हें जहाँ मिले एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द स्पीकर थिंक हिज डिजायर फॉर अ फोटोग्राफ माइट सीम मैड। व्हाट डिड द स्पीकर होप हिज फ्रेंड्स would do with the photograph after his death। तो ये भी तुम लोग एक बार देख लेना, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर जस्ट क्वेश्चंस देखो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आंसर्स तुम यहाँ पर बुक से एक बार गो थ्रू करोगे तुम्हें मिल जाएगा, अगर नहीं पता तो ऐसे तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुमने लाइन बाय लाइन रीड किया है। तो सी का है, व्हाट डिड द स्पीकर होप टू अचीव बाय गेटिंग अ फोटोग्राफ और पिक्चर डन, and how did he describe the importance of this request। D is, how did the speaker describe the gift he received from heaven and explain his thoughts on this matter। 3 marks के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा इस टाइप का क्वेश्चन अगर आया तो। एंड लास्ट क्वेश्चन है, what provokes the narrator's anger in the story, analyze the narrator's reaction and justify his outburst based on his expectation and the situation। एंड नाउ गाइज एक एक्सट्रैक्ट हम लोग और डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ये तुम्हारा एलिवेटर से है, विलियम स्लेटर ने जो लिखा है। तो यहाँ पर जो है, द स्टेयर्स वर नो बेटर, मार्टिन ट्राइड देम one day after school, there were no windows and the lights were not working। Martin's footsteps देखो काफ़ी लेंदी है, तो इतना बड़ा एक्सट्रैक्ट यहाँ पर दिया है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो जबकि स्टेयर यूज़ किया था बेसिकली एक टाइम पर, तो उस टाइम का यहाँ पर मतलब बात हो रहा है। तो यहाँ पर वाई डिड मार्टिन ट्राई द स्टेयर्स वन डे आफ्टर स्कूल, व्हाट चैलेंजेस डिड ही फेस वाइल क्लाइंबिंग द स्टेयर्स एंड हाउ डिड ही फील बाय द टाइम ही रीच्ड हिज होम। उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, वहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन होता है, तो वही बेसिकली तुम्हें यहाँ पर लिखना है। अगर आंसर हम लोग देखें यहाँ पर, तो आंसर मैं यहाँ पर रीड कर देती हूँ। मार्टिन ट्राइड द स्टेयर्स बिकॉज द लाइट्स वर नॉट वर्किंग and there were no windows। He faced the challenges of darkness, the echo of his own footsteps and the lack of proper lighting। By the time he reached his home on the 17th floor, he was gasping for breath and exhausted। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बी का क्वेश्चन क्या है, देखो मैं क्वेश्चन अगेन रीड कर ले रही हूँ, आंसर तुम लोग यहाँ पर रीड कर मतलब आंसर खुद से कर सकते हो। नाउ बी का क्वेश्चन है, व्हाट डज मार्टिन्स एक्सपीरियंस इन द एलिवेटर रिवील अबाउट हिज सोसाइटल एंग्जाइटीज़। तो ये भी बुक में है तुम्हारा, तुम थोड़ा पढ़ सकते हो इसके बारे में, मार्टिन के बारे में। सी है यहाँ पर, हाउ डिड द इको ऑफ मार्टिन्स फुटस्टेप्स अफेक्ट हिज एक्सपीरियंस ऑन द स्टेयर्स। तो ये भी तुम लोग देख लेना, अभी मैं आंसर दिखा दूंगी, पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। डी है, व्हाट डज मार्टिन्स रिस्पॉन्स टू द एलिवेटर सिचुएशन इंडिकेट अबाउट हिज coping mechanisms and analyze the significance of the fat lady's smile when Martin falls। तो ये ओल्ड फैट लेडी, इसका यहाँ पर देखो कैरेक्टर्स भी मतलब कैरेक्टरिस्टिक भी देख लेना। शी वॉज वेयरिंग ग्रीन कलर्ड कोट राइट, एंड यहाँ पर शी हैड नो चिन एंड देन बल्कि मास ऑफ नेक एंड टाइनी आईज, शार्प एंड टाइनी आईज, ये सब तुम्हारे बुक में डिस्क्रिप्शन है, तो बहुत अच्छे से देख लेना इसके बारे में भी।
ऐसा आ सकता है, कैरेक्टर्स मतलब कैरेक्टर का पूछा जा सकता है डिटेल्स। एंड लास्टली क्वेश्चन है एनालाइज द साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इफेक्ट्स एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ मार्टिन्स इंटरनल स्टेट, डिस्कस हाउ दीज इफेक्ट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मूड ऑफ द टेक्स्ट, गिव रीजंस। तो गाइज यहाँ पर आंसर जो है मैं तुम लोगों को जस्ट एक बार दिखा दे रही हूँ, तुम लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पर मैं तुम्हें सारा आंसर्स ऐसे दिखा दे रही हूँ, तुम लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट सिंपली ले सकते हो। स्क्रीनशॉट मत लेना, वीडियो तुम लोग पॉज करके एक बार यहाँ पर आंसर्स सारा देख लेना और गो थ्रू कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आंसर्स को गो थ्रू करना। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा अगर मैं हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करूँ, तो इसलिए मैं जस्ट शॉर्ट में मैंने ऊपर से तुम्हें यहाँ पर बता दिया। आंसर एक बार यहाँ पर जस्ट तुम लोग गो थ्रू कर लो। फिर यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन है तो ये तुम लोग देख लेना। या डोजा वाला ये है, नाना वाला, और ये पेडेस्ट्रियन का फिर से एक एक्सट्रैक्ट है, तो ये भी तुम लोग एक बार कुछ क्वेश्चंस है गो थ्रू कर लेना। आंसर्स भी है, तुम लोगों को जस्ट मैं एक बार दिखा दे रही हूँ। सो आई होप यू कैन सी इट प्रॉपरली। फिर यहाँ पर विद द फोटोग्राफर जो है स्टीफन लीकॉक का, ये इसका अगेन यहाँ पर है कुछ क्वेश्चंस। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस है, तुम लोग खुद से ट्राई करना, सॉल्व करना, स्क्रीनशॉट ले लो और बुक से तुम लोग यहाँ पर सर्च करना आंसर्स, मतलब ढूंढ के ट्राई करना, इसको सॉल्व करना। आंसर्स देखो यहाँ पर दिया हुआ है तो तुम लोग सिंपली देख सकते हो आंसर्स। मैं स्लोली यहाँ पर आगे बढ़ रही हूँ। देखो ये जस्ट तुम्हारे लिए रेफरेंस के लिए, तुम लोग यहाँ से रिवीजन कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे ऐसे अपलोड कर दिया ताकि तुम लोग घर में ऐसे यहाँ पर प्रैक्टिस कर सको। तुम्हारा यहाँ पर एग्ज़ाम है परसों। सो ये अगेन लास्ट लेसन से है। मैंने तुम्हें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मतलब कि जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस, तुम लोग सिंपली जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है मैंने सारा कुछ बता दिया है, ड्रामा से, पोइट्री से, प्रोज से। ऐसे तुम पोइट्री एंड प्रोज पे ज़्यादा फोकस करना, ड्रामा से ज़्यादा। तो ये सब तुम्हारा यहाँ पर आंसर्स है। सो दिस इज़ द एंड, ये तुम्हारा लास्ट पेज था PDF का। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। एंड इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स हो गाइस तो कमेंट्स में मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो तुम लोग कौन से टॉपिक पे चाहते हो ये भी कमेंट्स में मेरे को बताना। अच्छे तरीके से यहाँ पर लिटरेचर का प्रिपरेशंस करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स। एंड यहाँ पर मैंने जो भी लास्ट मिनट सजेशंस के अंदर बोला था, आंसर्स किस तरीके से लिखना है, हाउ टू प्रेजेंट द आंसर्स, ताकि तुम यहाँ पर आंसर्स में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 में 3, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 4 में 4 कैसे ला सकते हो, वो भी मैंने डिस्कस किया था, तो उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।